9.3 टैक्सोनॉमी का प्रश्नावली 9.3 कह रहा है 8वें प्रश्न में देखेंगे। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे कई वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, या चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होते हैं। ये सब पर में सब में फॉलो होगा, ठीक है। 8वें प्रश्न कह रहा है कि एक समलंब की असमांतर भुजा बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न है, लेकिन घुमाने के लिए है कि कह रहा है कि समांतर एक समलंब की, अब बताओ समलंब की बात करें, देखिए प्रश्न है समलंब की असमांतर भुजा बराबर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब अगर देखो ऐसे हमने एक फिगर ड्रा किया, यह समलंब है। अब ये दोनों भुजा समलंब में दो भुजा समांतर होती है, बराबर हो या ना हो, लेकिन समांतर होने का प्रतिबंध वहां होता है, और दो भुजा समांतर नहीं होती है। तो अलग अलग भी हो सकता है, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है वो भी, लेकिन यहाँ पर बात की गई है तो यह सिद्ध करना है कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब अगर हम वृत्त बनाए इसके ऊपर तो इन दोनों से वृत्त होकर जाना चाहिए, ठीक है। क्या है से चारों ए बी सी डी चारों बिंदु अगर वृत्त के परिधि पर होगा तभी ना कहेंगे कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमको मतलब वो नहीं बनाना है, यानी वृत्त नहीं बनाना है, केवल फोटो देखकर मतलब इसी को अप्रूव कर देना है कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब देखो रीजन चक्रीय हम कहेंगे कैसे, मतलब कैसे मानेंगे कि यह चक्रीय है। तो चक्रीय चतुर्भुज में ही होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनको जोड़े जाए तो 180 के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर होते हैं। तो अगर d प्लस b को जोड़ लेते हैं 180 हो जाए, चाहे a प्लस c को जोड़ ले और यह 180 हो जाए, तो कहेंगे कि यह चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलो इसी बेस पर काम करते हैं। तो देखो हम इनको दिखाने जा रहे हैं कि ये चक्री कैसे बन रहे हैं। चलो अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। अब देखो इसमें ए बी भुजा सी डी भुजा के क्या है, पहला समांतर है, अब बाकी दो समांतर नहीं ना है, तो समांतर नहीं तो बराबर है। यहाँ लिखा है असमांतर भुजा क्या है, बराबर है, बराबर दिया है ना। तो यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर है बी सी के, आई भुजा समांतर है, यह भुजा समांतर है और यह भुजा बराबर है, ठीक है। अब आ थोड़ा सा मान लो हम ये दिखाना चाहते हैं कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होना चाहिए, या बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 होना चाहिए, तभी कहेंगे कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। थोड़ा सा हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं, और यहाँ से भी इस पर परपेंडिकुलर लंब डाल देते हैं। इनको यम नाम दे देते हैं, इनका नाम यम दे देते हैं, कोई भी नाम पी क्यू भी रख सकते हैं, इसमें कोई ये बात रहता नहीं यम यम रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे डीएम परपेंडिकुलर है ए बी पर, और सीएन भी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। लंब हमने ना डाला, यहाँ लिख देते हैं रचना, मतलब जो काम हम अपने मर्जी से करें उसको रचना करते हैं, ठीक। अब देखो अब यह एक त्रिभुज बन गया ना जी, और यह दूसरा त्रिभुज बन गया। तो अगर यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज सी एन बी में, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी पहले से हम जान गए हैं कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ए डी बराबर है ए बी सी के, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब यही तो कोण 90 यहाँ पर दिखने कर रहा है, जो विलंब हम लोग जानबूझकर डाले हैं, तो कहेंगे कोण एम इक्वल टू कोण एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि दोनों सर्वांग सम है। या अगर और ही बात करना चाहोगे ये कर सकते हो कि डीएम बराबर सीएम, कोई कहता है क्यों, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, अगर यह और यह रेखा समांतर है तो उनके बीच की दूरी बराबर है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं।
लिख देते हैं डीएम बराबर सीएम, समांतर रेखा रेखा के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AMD सर्वांशम है त्रिभुज CNBK RHS या SAS कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अब देखो सर्वांशम है तो ये बताओ यह कोण इस कोण के बराबर है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ना कि बाबू यह कोण इस कोण के बराबर होगा, AB के बराबर हो गया ना, सर्वांशम हो गया। तो अब आ जाओ, कोई बात होगी तो पूछना है, कोई पूछना है? हाँ जरूरत है ना, इसीलिए ना उनको हम बराबर दिखा रहे हैं। सर्वांशम हमसे हमको नहीं मतलब है, हमको तो चक्री दिखाना है, लेकिन उनको पकड़ के लेके चलिए। अभी कहाँ जरूरत पड़ेगा तो इनका यूज हम करने वाले हैं। इनका यूज करने वाले हैं कोण A बराबर कोण B, यहाँ पर हम रखे रहेंगे तभी ना उठा के ले जाएंगे। हाँ D और C बराबर हो जाएगा। लेकिन चलो वहाँ ना चलो, आपको इसको इसको पूरा जोड़ने पर 180 दिखाना है, तो इस तरीके से 180 थोड़ा ना बराबर दिखाएगा तो नहीं आएगा। D बराबर कोण C दिखा देंगे तो कोण A बराबर कोण C हो सकता है इनडायरेक्टली। नहीं इस A C के D के बराबर नहीं होगा। हाँ ये देखो यहाँ पर अब ये हम कहना चाहेंगे कि अगर समांतर रेखा कोई है और समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ तो उनके एक ही तरफ के दोनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 होता है। ठीक है, तिर्यक रेखा। हाँ यह लाइन पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, आज इसको एक रेखा काट रही है तो एक तरफ यह जोड़ेंगे तो 180 होगा ना। तो अभी थोड़ा सा देखो इसके जैसा हो गया। अगर हम इस पूरे यानी ये को इस पूरे D को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए ना, कोई दिक्कत? आप यहाँ लिखेंगे जबकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180। अब कोई कहेगा क्यों, तो लिखेंगे समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही तरफ बने कोणों बने अंतः कोणों का योग 180 अंश। ठीक है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा ये हो गया ना। ठीक है, लेकिन अब देखो समीकरण 1 से एक इसके बराबर है b के, तो b के जगह पर b रख दें तो b d को रहने देना है, d बराबर 180। ये देखो इनको और इनको जोड़े 180 आ गया ना। अगर यही दान अभी इसको भी तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो उसके चक्कर में नहीं जाना है। आपका चक्री चतुर्भुज होने के लिए यही जरूरी था, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होना चाहिए। किसी चतुर्भुज का सम्मुख कोण 180 अंश है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 होता है। तो कहना है कि क्या है, चारों बिंदु वृत्त के लाइन यानी परिधि पर। ठीक है, लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इनके कोणों से होकर वृत्त जाएगा। नहीं बनाना नहीं है, केवल ये समझाना था कि वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर जो दिया है यहाँ पर हमने फिगर को ड्रा कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा है कि दो वृत्त दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त है जो B और C पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं, काटे हैं। ठीक है, कह रहा है कि B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD, देखो ABD एक रेखाखंड यह हो गया, देखा जा रही है, और दूसरा PBQ एक ऐसी रेखा खींची गई है। ठीक है, पुनः कह रहा है कि ADPQ, देखो ADPQ जो बिंदु है जो क्रमशः कह रहा है कि Q पर
क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करिए कि ACP, देखो ACP यहाँ कोण बन गया और QCD या DCQ कोण बराबर होगा। ये सिद्ध करना है कि यह कोण इस कोण के बराबर है, यहाँ पर हमने नोट किया है, तो यही प्रूफ करना है। तो अगर आप अपने दिमाग का मंथन करते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक दो लाइन में हो जाएगा। अगर आप परमे को फॉलो नहीं करते हो तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। जीतेंगे हम, ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ यह अगर देखें ACP एक कोण है ना, ACP और इसी वृत्त का ध्यान देना, इसी वृत्त का कोण यह है ना ABP। अगर हम जीवा ले लेते हैं, मान लो इसी को लाइन खींच लेते हैं, तो इसी जीवा पर दो कोण बना था कि ना, मतलब इस जीवा के इस साइड देखना है दोनों सिराओं से, ACP ABP, देख यही वृत्तखंड के कोण आपस में हो गया ना। आप पढ़ लेंगे ACP ABP बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, कोई दिक्कत। इनका इक्वेशन नंबर ए, इस साइड आ जाओ थोड़ा। अगर हम इनको मिला ले, अगर जीवा ले ले तो देखो क्यों खाली ले रहा है, उसमें लिखा नहीं, जीवा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये देख गए ना कि मतलब अगर ये होता, अरे यार दोनों कॉमन है ना, दोनों में ए और पी आर है ना कोड बनाने के लिए, तो वो फिक्स है। यहाँ QCD यहाँ कोड बना, QBD यहाँ कोड बना ना, तो ये हमको कहना है आपका QBD और ABQ काट देंगे, अब बराबर ऐसे सब नहीं कोड हो जाएंगे, काट देंगे उसको। हां ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात यहाँ लिख लो QCD, आप यहाँ लिख देंगे QBD, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी कह सकते हो ना, एक वृत्तखंड के कोण है। अब आ जाओ, जबकि क्या आप कहेंगे ABP बराबर QBD, शीर्षा विमुख कोण है, ये शीर्षा विमुख कोण है, यह शीर्षा विमुख कोण है। तो अगर समीकरण 1 में चाहे 2 में ये मानो उठा कर रख दे, देखो क्या करना है, ABP को बचाना है ना, ACP बचता है, ACP, तो ABP की जगह पर क्या लिख सकते हैं, QBD लिख सकते हैं। ए जी देखो इधर, हां जी, अरे अगला इनके जगह पर वही नाम लिखने जा रहे हैं। क्या है, अरे यार यहाँ पर इस शीर्षा विमुख कोण है ना, तो जी से विमुख कोण बराबर होता है ना, हमेशा बराबर होते हैं। काट दीजिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं, काटून नहीं वो है, 1 2 को जोड़ नाम खाली चेंज करना है। अच्छा, यानी जैसे ABP है, ABP की जगह पर हम QBD रख दें, आता है QBD का ABP का समीकरण 1 में ACP बराबर का नाम चेंज करके हम नाम लिखेंगे QBD तथा या अब देखो QBD किसके बराबर है, दूसरा में देखो QBD की जगह पर QCD रख सकते हैं ना, यानी देखो समीकरण 2 से ACP बराबर इनके जगह पर नाम दे देंगे QCD, यही बात सीधा करना था, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बाबू कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर अगर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध करना है कि वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा, यानी दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वह बिंदु तीसरी भुजा को टच करेगा, यानी तीसरी भुजा पर ही काटेंगे, ठीक है। तो मतलब
देखिए अगर हमारे पास ऐसा त्रिभुज है ए बी सी, कह रहा है कि इसको व्यास मानते हैं। तो व्यास मानेंगे तो मान लो बीच बीच में यह ओ केंद्र हो गया, इसके बीचों बीच में यहाँ यह केंद्र हो गया। तो व्यास मानेंगे तो यह त्रिज्या हुई ना, तो वृत्त बनाएंगे तो मान ऐसे और ये तो खाए वाला ऐसे थोड़ा सा देखना वृत्त बना, ठीक है। और इधर इसको जब व्यास माने तो त्रिज्या लिया क्या है, तो ऐसे यह एक वृत्त बन गया, ठीक है। तो यह जो पॉइंट मिला कह रहा है कि तीसरी भुजा पर ही काटेंगे, फिक्स कर दिया। यानी यह कट रहा है ना, तेरी हम कोशिश करने की तीसरी भुजा पर ही कटा है। तो कैसे मानेंगे तीसरी भुजा पर, अब लाइन अगर हम मिला देते तो प्रतिच्छेद रेखा हो गया, कॉमन रेखा हो गया। तो हम इस रेखा पर देखो यह 90 को जोड़ने में होगा, लेकिन इसको और इसको जोड़े 180 हो जाए तब मानेंगे कि वह तीसरी रेखा पर है। क्यों? क्योंकि एक रेखा की एक ही तरफ बना कोण 180 होता है। अगर यह 180 बन जाए तो कह देंगे कि हाँ तीसरी रेखा पर स्थित है। अगर या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तब नहीं मानेंगे तीसरी रेखा पर, क्योंकि तीसरा रेखा त्रिभुज का जो तीसरी भुजा रही होगी वो सीधा ना खींचा गया होगा, टेढ़ा तो होगा नहीं, तो इसलिए इसको 180 होना जरूरी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि 180 बनता है कि नहीं बनता है। अब थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में अगर हम AB को व्यास मान कर एक तो क्या किए हैं वृत्त बनाया उसके AB को व्यास मान कर हमने वृत्त बनाया, और जो जाकर यम पर मान लो AB को व्यास मानकर वृत्त बनाया तथा AC को व्यास मानकर दूसरा वृत्त बनाया जो एक दूसरे को यानी दोनों वृत्त एक दूसरे को छेद करता है। यानी दोनों वृत्त मान लो यहाँ पर कट कर रहा है, यम पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा एक पल के लिए इस वाले वृत्त को भूल जाओ, कौन वाले मतलब बड़े वाले वृत्त। अच्छा दिख रहा है बड़े बड़े आंखों से बड़ा वृत्त देखो, अब देखो अगर हम इसको वृत्त लेते हैं बाबू, भाई वृत्त है व्यास है तो अर्धवृत्त में इधर बन गया। व्यास वृत्त को दो बराबर में भागों में विभाजित करता है। अगर इधर एक पल के लिए मिटा देते हैं अभी, अब देखो यह व्यास है, यह अर्धवृत्त ना है, अर्धवृत्त में यह कोण बन रहा है ना, यह 90 अंश है, समकोण होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे छोटे वाले वृत्त में, यहाँ छोटा दिख रहा है ना, छोटे वृत्त में कोण लिखेंगे BMA या AMB बराबर 90 अंश। कोई पूछता है क्यों, अर्धवृत्त यानी मैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। इसी प्रकार अब इस वाले वृत्त में आ जाओ भाई, इधर से इसको मिटा दो, तो इधर से देखेंगे तो भाई व्यास है ना, तो यहाँ से आधा ना वृत्त हो गया, तो यहाँ से यह भी तो 90 हो जाएगा। आधे वृत्त में एक कोण बन रहा है AMC कोण AMC बराबर 90। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अतः आप कहेंगे कोण AMB प्लस कोण AMC बराबर, अब इसका मान यहाँ 90 है और इनका भी मान 90 है, तो जोड़ने पर 180 न हो गए जी। अब ये 180 हो गया, मतलब ये सीधा रेखा है, रैखिक युग्म हो गया। अतः इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को तीसरी भुजा पर काट रहे हैं, सिद्ध हो गया। देखिए अतः दोनों
वृत्त एक दूसरे को त्रिभुज के तीसरी भुजा पर काटते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है।